अगर किसी ने हमको बोला कि हम बी टीम है करके, तो हमारा जूता रहेगा और उनका सर रहेगा, क्योंकि 228। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, देखते हैं तो सुनते हैं को हमारा अस्सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल के नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है AMIM पार्टी के जो से इम्तियाज जलील साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर जो सा टाइटल जो सा हिंदी में लिखा हुआ है आगे मोदी राहुल गांधी ये वो, यानी जो सा इलेक्शन की ये कंपेन ये वो चल रहा है। तो गाइस ये बड़े सुनने में आता है जी, हमारी AMI पार्टी को जो सी है वैसी साहब की पार्टी को ये बी टीम कहा जाता है। हालांकि वो ऐसा वैसा कुछ है नहीं, पर ये जो सा अब जो सा सोशल मीडिया पे ट्रेंड उनका चलाया जाता है ये है वो है, यानी लोगों को बिजार करने के लिए। अब देखते हैं इन सवालों का जवाब इम्तियाज जलील साहब क्या देते हैं, किस अंदाज से देते हैं, एंकर कैसे सवाल करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपके साथ देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो आपको पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। आपने कहा था लोकसभा चुनाव के दरमियान कि 200 टक्का आप चुनाव जीतेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब खुद यहाँ पर आकर बैठे थे और कितना पैसा वो लेकर आए थे। इस बार अगर किसी ने हमको बोला कि हम बी टीम है करके, तो हमारा जूता रहेगा और उनका सर रहेगा। मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से आपके ऊपर दबाव आया था, MIM के ऊपर दबाव आया था कि आप वोट काटेंगे, इससे अच्छा है कि आप साथ दें। मुस्लिम धर्म गुरुओं का हम बहुत आदर करते हैं। इससे पहले क्या किसी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आपके पास आया क्या है? हमने महाविकास आघाड़ी को कहा था कि हम आना चाहते हैं। अखिलेश यादव को जानते हैं आप? किसी एक राज्य के मेरे ख्याल मुख्यमंत्री थे और कभी दोबारा होंगे नहीं होंगे पता नहीं। हैदराबाद के बाहर AIMIM की उम्मीद खोलने वाले इम्तियाज जलील, जो कि 2019 में लोकसभा से सांसद थे, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से। 2024 का चुनाव हालांकि वो हार गए एक बार फिर से। वो औरंगाबाद ईस्ट से विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे हैं, उनसे बात करने के लिए हम आए हैं। उनकी रोड शो चल रहा है। इम्तियाज जी, आपने कहा था लोकसभा चुनाव के दरमियान कि 200 टक्का आप चुनाव जीतेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। जी, मैं 200 टक्का जीत रहा था, लेकिन आखिरी के 3 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब खुद यहाँ पर आकर बैठे थे और कितना पैसा वो लेकर आए थे। उन 3 दिनों के अंदर पैसे का कैसा नंगा नाच यहाँ पर देखने को मिला था, उसका नतीजा है कि हम जीतते जीतते हार गए हैं करके। लेकिन हारने के बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि मेरे जो मुखालिफिन थे, जो विरोधी थे, एक तरफ 3 पार्टी का ताकत थी, दूसरी तरफ 3 पार्टियों की ताकत थी, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार, दूसरी तरफ शरद पवार साहब, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे। उसके बावजूद भी मैं तकरीबन 3.5 लाख वोट अकेले लड़कर लिया हूँ। तो इस हार में भी हमारी जीत है, क्योंकि हमने अकेले लड़के 3.5 लाख के करीब हमने वोट हासिल किए। आपकी हार के पीछे 2 मुख्य कारण जो आपने गिनाए वो तो है ही है, उसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी और दूसरा जो महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी थे, वो 2 प्रमुख किरदार बताए जाते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ दोनों से बारी बारी में क्या दिक्कतें हैं, आपकी बातचीत क्यों नहीं बन पाती? महाविकास अघाड़ी आपको कहती है बी टीम। जी, अब जिनसे नहीं बन पाती है अब उनका ही कहना है। अब इस बार अगर किसी ने हमको बोला कि हम बी टीम है करके, तो हमारा जूता रहेगा और उनका सर रहेगा, क्योंकि 288 सीटें हम महाराष्ट्र के अंदर है। मजलिस इस बार कितने लड़ा रही है? तो महज 16 सीटें लड़ा रही है। 16 के अंदर 4 जो है वो हमारे दलित भाई और हमारी 2 दलित बहनें हैं। तो अगर इतनी कम सीटें अगर लड़ा रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर आप पूरी अपनी हार का ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम छोड़ देते हैं ना आपको। 288 में से आप 16 छोड़ दीजिएगा, 250 खुद जीत के बता दीजिएगा आप जीत सकते हैं क्या करके। दरअसल ये लोग मौका ढूंढते हैं कि किसको हम बलि का बकरा बनाए हैं करके, हमारी हार का ठिकड़ा किसके ऊपर फोड़े करके, तो उन्हें हम नज़र आते हैं उसमें बड़ी आसानी के साथ उसमें। लेकिन देखिए, लोग बहुत आवाम और बहुत होशियार हो गई है। तुम बार बार वही झूठ अगर बोलते फिरेंगे तो किसी को अब यकीन नहीं होता है। 16 MIM प्रत्याशियों की आपने बात की कि मात्र 16 पूरे प्रदेश में हमने उतारे, इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि आखिर इसका कारण क्या है। एक कारण तो जो आपने बताया कि बी टीम कहते हैं चलिए हमने मौका दिया आपको। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से आपके ऊपर दबाव आया था, MIM के ऊपर दबाव आया था कि आप वोट काटेंगे, इससे अच्छा है कि आप साथ दें। देखिए, आज तक हमारे पास इस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरुओं का हम बहुत आदर करते हैं, लेकिन हम सियासी पार्टी के तौर के ऊपर ये फैसले लेने का इख्तियार जो है ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का था। और पूरा बोर्ड बैठ के ये डिसाइड किया था कि हम हमारी जो मजबूत सीटें हैं, जहाँ पर हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पर हम उतरेंगे, लड़ेंगे, पूरा फोकस उसके ऊपर करेंगे। वरना आपको यहाँ पर ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलेंगे
जो 288 सीटें लड़ा रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको लिख कर देता हूं कि एक भी सीट वो जीतेंगे नहीं। उसमें हमारी कम से कम आज के दिन है तो महाविकास आघाड़ी, महायुति दोनों को मालूम है कि MIM ने जो 16 सीटें उतारी है वो बहुत मजबूत है। वो दोनों को हम मुकाबला कर रहे हैं और 23 तारीख के दिन देखिएगा इंशाल्लाह कैसे नतीजा आएंगे। आपके रास्ते में एक मुश्किल और बताई जाती है, वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रकाश अम्बेडकर, उनसे क्यों नहीं बात बन पाती है आपकी? उनसे आपका तो सवाल पहले करिए। गठबंधन देखिए वो उनसे जवाब लीजिएगा क्यों नहीं बन पाती है करके। उसके बाद है तो हम यकीनन आपको बताएंगे कि हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश थी। 2019 के इलेक्शन के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से हमारी जीत मुमकिन हुई थी। 2024 में वो अलग थे, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, वो भी हारे, हम भी हारे करके। तो हमारी तो ख्वाहिश थी कि हम साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। आपने लोकसभा चुनाव के पहले के इंटरव्यू में कहा था कि आपको सभी पार्टियों से ऑफर था, बीजेपी तक से ऑफर था। अब लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इससे पहले क्या किसी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आपके पास आया क्या कि विधानसभा चुनाव हमारे साथ लड़ो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमने महाविकास आघाड़ी को कहा था कि हम आना चाहते हैं ताकि हम एक मजबूत ताकत बनकर खड़े रह सकें और हम ये इलेक्शन लड़े करके, लेकिन क्या ऐसा ऑफर नहीं आया था। अब आप देखिएगा कि इलेक्शन के होने के बाद आप देखिएगा कि अब जिनके पीछे हम थे महाविकास आघाड़ी, उन्हें हमारी चौखट के ऊपर आना पड़ेगा। हमारी सीटें जब जीत कर आ जाएगी तो हम किंग मेकर का रोल अदा करेंगे। किंग मेकर का रोल, तो आप मतलब ये बात डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो महाविकास आघाड़ी का समर्थन करेंगे? हमने पहले भी कर चुके हैं ये, लेकिन बशर्ते वो इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ हमारे ओवैसी साहब से बात करना, तब जाकर, क्योंकि हमको महाराष्ट्र के अंदर दोबारा भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की हुकूमत नहीं चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को नहीं चाहिए। और कभी ऐसा वक्त आता है तो यकीनन हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे उसमें। और हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस यही है, जो हमारी बस्तियां हैं, जो हमारे इलाके हैं, जिसमें तुम सिर्फ 5 साल के बाद एक मरतबा आते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर आकर घूमते हैं, वादे करते हैं, कस्में देते हैं और निकल जाते हैं। फिर 5 साल इस कौम को, हमारे इलाकों को, हमारी बस्तियों को आप भूल जाते हैं। हमारे पर नाइंसाफ़ी होती है तो आप मुंह फेर लेते हैं। हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती होती है तो आप उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो हमारे कंडीशंस यही रहेगी। हमसे उनसे कोई ताजमहल नहीं मांगने वाले। अखिलेश यादव को जानते हैं आप? जी, अखिलेश किसी एक राज्य के मेरे ख्याल मुख्यमंत्री थे और कभी दोबारा होंगे नहीं होंगे पता नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, औरंगाबाद भी आए थे। उन तमाम जानकार राजनीतिक जो है, सुनिए एक बात, राजनीतिक जानकार हैं, वो कहते हैं कि MIM जैसे उनका उत्तर प्रदेश में नुकसान करती है, वैसे ही बदला लेने वो यहाँ पर आ रहे हैं। जहाँ MIM लड़ती है वहाँ अपने प्रत्याशी उतारे। मैं तो अखिलेश यादव को दावत देना चाहूँगा कि आप अपना इलेक्शन छोड़ के औरंगाबाद की गली गली में घूम ले, सड़क पे जितना आप ताकत लगा सकते हैं लगा ले करके। इस इलेक्शन के अंदर अगर मुसलमानों की सियासत और मुसलमानों की जो क़यादत थी उसको ख़त्म करने का सबसे बड़ा ठेका अगर किसी ने लिया है वो समाजवादी पार्टी ने लिया है, जहां पर उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को लड़ाकर मुसलमानों की क़यादत कैसे ख़त्म की जा सकती है इसका पूरा उन्होंने किया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अखिलेश यादव ने सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद के लिए, कहीं मेरा मॉल ना छिल जाए, कहीं मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर ED का नोटिस ना आ जाए करके, इस खौफ की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो खुद नहीं कर पा रही थी, उन्होंने अखिलेश यादव का कांधा इस्तेमाल करते हुए, अबू आसिम का कांधा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने, वरना हमने तो इतनी बड़ी दरियादिली दिखाई थी, हमने अबू आसिम के ख़िलाफ़ कैंडिडेट नहीं उतारा था, हमने रईस के ख़िलाफ़ कैंडिडेट नहीं उतारा था। लेकिन जब उन्होंने हमको वादा करने के बाद 2:30 बजे जब AB फॉर्म सबमिट करने का वक्त था, तो 2:30 बजे 3 बजे का वक्त ख़त्म होने वाला था, आधा घंटा पहले उनका कैंडिडेट छुप के आकर यहाँ पर AB फॉर्म दे देता है करके, तब हमने मोटरसाइकिल के ऊपर भगाया और हमने कहा कि अबू आसिम को अगर ये भाषा समझ में आती है तो हम उस भाषा में लड़ने के लिए तैयार है करके हमने भी हमारा AB फॉर्म 2:30 बजे नहीं 3:05 जब थे उस वक्त हमने सबमिट कराया। लोग जानना चाहते हैं 2014 में आप जीते थे औरंगाबाद सेंट्रल से, तो औरंगाबाद सेंट्रल छोड़ के औरंगाबाद ईस्ट से क्यों लड़ रहे हैं इस बार आप? देखिए, मैं तो ये था कि असदुद्दीन अवैसी साहब मुझे कहते हैं कि झारखंड में जाके लड़ो। मैं अपने क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक अदना सा छोटा सा सिपाही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा होता कि आप जाकर वहाँ पे लड़ो, यहाँ पे लड़ो, जहाँ लड़ना है वहाँ पे लड़ो करके, तो मैं उसके ऊपर लब्बैक कहता, मैं उसके ऊपर कहता कि बिल्कुल आपका हुक्म सर आँखों के ऊपर। ये साहब का हुक्म था कि तुमने ईस्ट से लड़ना चाहिए, हमने ईस्ट से लड़े हैं। और ईस्ट से लड़ने की वजह भी यही है कि यहाँ पर हमने 2 मरतबा जब इलेक्शन लड़े तो बड़े कम मार्जिन से हम हारे थे। और इस बार भी अगर कोई दूसरा कैंडिडेट रहता
तो मुमकिन था कि दोबारा हमको यहाँ पर शिकस्त मिलनी पड़ती। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, औरंगाबाद ईस्ट की जो आवाम है ये मजलिस से बेपनाह मोहब्बत करने वाली आवाम है, बेपनाह मोहब्बत करती है साहब। यहाँ पे इनकी दीवानगी, इनका जोश, इनका जुनून जो है मजलिस के लिए, तो वो बरकरार रखने के लिए और इंशाल्लाह हमको ये दिखाना है कि मजलिस का गढ़ जो है वो औरंगाबाद में अगर कहीं है तो यही वो गलियाँ हैं जहाँ से मजलिस ताकतवर बनी थी। तो यही बैजीपुरा, किराड़पुरा, यही जो इलाके हैं, रोशन गेट है, हमारा नारेगांव है, ये मजलिस के दीवानों का गढ़ है साहब उसमें। और इंशाल्लाह आप 23 तारीख के दिन देखेंगे नतीजे क्या। ओवैसी साहब का जो हुक्म होगा वो आप उसका पालन करेंगे। ये आप पहले पत्रकार थे, उसके बाद आप राजनीति में आए। उस हिसाब से आपकी जो दोस्ती की कहानी थोड़ा हम जानना चाहेंगे, कब पहले? ओवैसी साहब जब एमपी थे और मैं यहाँ पर 24 साल पत्रकारिता किया है, ओवैसी साहब से मेरी लगातार बातचीत होते रहती थी। अगर कोई माइनॉरिटी के इश्यूज़ है, महाराष्ट्र के ताल्लुक से कोई इश्यूज़ है, यहाँ पर किसानों की आत्महत्या क्यों सबसे ज़्यादा होती है, वो बात करके हम लोग डिस्कस करते थे। तो जब मैंने सोचा कि पत्रकारिता को अब ख़त्म कर देंगे, कब तक ये खबरों के पीछे दौड़ते रहेंगे, ख़ुद खबर बन जाओ इम्तियाज़ जलील करके, तो मैंने पत्रकारिता को छोड़ दिया। असद साहब ने मुझे कहा कि लड़ेंगे, तो हमने कहा हम लड़ेंगे करके। मैंने खुद ने ख्वाहिश जाहिर की कि नहीं चलिए अब इस पे आजमाते हैं करके। तो फ़र्क ये हो गया है कि पहले मैं है तो ऐसा बूम लेकर लोगों का इंटरव्यू लेता था, अब 2014 के बाद है तो पत्रकार है तो मेरा इंटरव्यू लेते हैं। तो वक्त हालात बदलते देर नहीं लगती है। MIM ही क्यों चुनी, ये भी लोग पूछते हैं, क्योंकि आपका जो रुख रहता है, सवाल सुन लीजिए, आपका जो रुख रहता है वो रहता है आप सबको लेकर चलने वाले हैं, ऐसे लोग कहते हैं। आप हिंदुओं के बीच भी जाते हैं, मुसलमानों के बीच जाते हैं, पर MIM की जो इमेज है, अगर देश में आप देखेंगे जो उसकी इमेज बनी हुई है, वो मुसलमानों की पार्टी लगती है। जी, मुसलमानों की पार्टी आपको इसलिए लगती है साहब कि मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कांग्रेस आएगी हमारे बीच में, मुसलमानों के पास हर 5 साल के बाद इनके नेताओं ने ठेका लेके रखे हैं कि मैं मुसलमानों की बस्तियों में हर 5 साल के बाद इलेक्शन के वक्त में जाऊंगा करके। हम 5 साल लगातार इनके बीच में रहते हैं, हम जीतो या हारो आवाम की खिदमत करते रहते हैं। और आपने कहा कि आपकी छवि MIM से मेल नहीं खाती है, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, असदुद्दीन अवैसी साहब का ऐसा आपको कौन सा बयान लगता है जो उससे ये साबित कर सकते हैं आपकी असद साहब जो है वो सभी जाति, धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर नहीं चलते हैं करके। कभी दारुसलाम जाइए, हैदराबाद में विजिट करिए। आप भाई का एक बयान बड़ा वायरल होता है जिन पर मुकदमा भी है, मुकदमा हुआ, पुलिस हटाने वाला। देखिए उनके ऊपर केस भी हुआ। और हिंदुस्तान के अंदर वाहिद अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसे नेता है जिनके बयान की वजह से FIR रजिस्टर हुई, उन्हें मतलब जेल भी जाना पड़ा और बाइज्जत वो अदालत से बरी भी हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि अदालत से तो बरी हो गए हैं, लेकिन मीडिया ने कहाँ बरी किया है उन्हें, नरेंद्र मोदी ने कहाँ बरी किया है। तो ना तो हम इनको गिनते हैं ना उनको गिनते हैं, हम अदालतों को मानते हैं। नरेंद्र मोदी कैसे नेता लगते हैं आपको? मेरे हिसाब से देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला 76 सालों के अंदर अगर कोई नेता इस धरती के ऊपर आया है तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। राहुल गांधी सब एक ही उसके हैं, सब एक जैसी है साहब, सब एक जैसी। राहुल गांधी को आप सब एक जैसी है। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आपके सामने अतुल साहब, ये थे माशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब, यार कमाल है, आ जाता है इनकी बातें सुन के, हक सच की बातें, लॉजिकल और यार बाशोर बातें, असल बातें, रियल बातें, यकीन माने दिल खुश कर देते, दिल छू जाते हैं। इसलिए तो हमें इनसे प्यार है और इनकी जो सच बोलते हैं। ये एक मुस्लिम पार्टी नहीं है भाई, ये सारी जोन सी है ना, इनको ये मुस्लिम पार्टी का किया जाता है। उन्होंने बोला, इम्तियाज जलील साहब ने बोला, वो इसलिए हम करते हैं कि यार मुसलमानों के बारे में कोई बात नहीं करता, यानी उनके आबादियों में, बस्तियों में वो आते हैं और बस वोट वगैरह लेकर फिर अपनी बूथी और शक्ल 5 साल बाद दिखाते हैं। कोई नाइंसाफी हो, कोई मसला मसाइल हो, ये नहीं आगे आते। हमें कह रहे वोट मिले ना मिले, हम फिर भी इनकी खिदमत करते हैं। तो गाइस फिर इस पार्टी, ऐसी पार्टी को छोड़ना मेरे ख्याल से बेवकूफी है। और इम्तियाज जलील सहाफी ने सवाल किया कि आप उधर लड़ते हैं, इधर लड़ते हैं, वो कहते हैं कि मेरे जो से साहिब हैं, कौन से साहिब? अवैसी साहब। उन्हें वो जब ईस्ट में के, वेस्ट में के, जहाँ भी हमने वहां लड़ना है, उनका हुक्म मानना है हमने। तो ये वो कह रहे थे कि भाई पहले इन्होंने अपनी कुछ बात बताई, वो कह रहे थे कि पहले मैं इंटरव्यू
लेता था, इस तरह वो बात कह रहे मेरा और वैसे साहब से हाँ कॉन्टैक्ट वगैरह था, हम बातचीत करते थे क्यों किसान जो से वो मैं उन्हें अवाम के बताता था, मसाइल बताता था कि कहाँ कहाँ परेशानियां हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों ना आप इस आ जाएं, लड़े वगैरह, वोट शर्ट लें, तो ये तो कहते फिर मैं आपकी जगह, मतलब कि आपकी जगह से हट, ये जो एंकर की जगह से हट के मैं यहाँ पर आ गया, अब सब अब मेरा एंकर सब मेरे से इंटरव्यू लेते। तो ये देखो, ये कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती, तो उन्होंने अल्लाह पर यकीन है, अच्छी उम्मीद है, और लोगों की वो खिदमत भी करते हैं। जितना वीडियो में मुझे नजर आ रहा है इनका यकीन, अल्लाह पर तवक्कल के मुझे कि इंशाल्लाह AIM ही जीतेगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की वो इन्होंने इम्तियाज जलील साहब ने बोला कि हमें जो सा पैसे लेकर पता नहीं कौन सा वो जो सा बीजेपी का आया और उन्होंने बांटा, और कितना हम जो से वहाँ सीट जीते हुए थे जहाँ मुझे हराया गया है, तो फिर भी नहीं ये आए थे, पता नहीं कोई एंकर मेरे माइंड स्टार्ट में उन्होंने बात किया है कि उन्होंने पैसे दे के देखो हम जीतने लगे थे, और वो कह रहे कि मैं ऐसी जीत पे भी प्राउड फख्र महसूस करता हूँ, इसलिए कि इतने पहाड़ महान खड़े थे, फिर भी मैंने 3.3 लाख वोट कास्ट की, यानी मारा है मैंने, मुझे वोट पड़ा है। तो भाई इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मुझे यहाँ पहले 2014 में सीट मिली, अब फिर जाहिर सी बात है ये मजलिस है, यहाँ की बातियां मसले जो सी भी है, यहाँ की खुशबू चाहत वो मजलिस के साथ है, यहाँ से अरूज मिला, तो ये वो इसलिए कह रहे हैं कि इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है, तवक्कल है। AIM को आपका सपोर्ट चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा अवार्ड दें, कामयाब करें। कौन सा दिन है? 20 तारीख है शायद, तो इंशाल्लाह पतंग ही होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का रिएक्शन अच्छा लगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना खास रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।